आज हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान मूलभूत अवधारणा का 5वां लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, इससे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? परमाणु द्रव्यमान के बारे में, कि वास्तविक परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए थे? आपका लास्ट औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, मेरे को पढ़ाना था इसके बाद मोल संकल्पना, लेकिन मोल संकल्पना को बाद में पढ़ेंगे। एक 5 नंबर का क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, इसका भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट रहेगा, उसको बाद में करेंगे, पहले थ्योरिकल वाला पार्ट करेंगे, जो कि तुम्हारा CGBSC में जो आता है ना कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, रासायनिक संयोग के नियम क्या है लिखिए, या ऐसा आ जाता है उसमें से द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन। या फिर ऐसा आएगा स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं बताइए। मतलब 5 भाग में डिवाइड होगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये तो 2-2 नंबर का अलग अलग क्वेश्चन दे सकते हैं इसको तोड़ तोड़ के। क्लियर है? तो ध्यान से समझना, रासायनिक संयोग के नियम होते क्या हैं आखिरकार, रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं। 1 मिनट ना, ठीक है। तो रासायनिक संयोग के नियम आखिर होते क्या हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो ध्यान से समझना, रासायनिक संयोग के नियम, हेडिंग डालो, रासायनिक संयोग के नियम। क्या होता है जब कोई भी 2 तत्व आपस में मिलता है, ध्यान देना, जब आपस में कोई भी 2 तत्व मिलता है, जैसे कि कार्बन मिला, ठीक है, कार्बन और हाफ ऑक्सीजन, ऐसे, तो ये दोनों तत्व मिला और क्या बनाया? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऐसा हुआ होगा H2 प्लस हाफ O2 ऐसा मिला होगा, और क्या बनाया होगा? H2O। तो ये डायरेक्ट नहीं बना होगा, इसमें क्या हुआ होगा? कुछ कुछ नियम कानून का क्या हुआ होगा? पालन हुआ होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ ना कुछ नियम कानूनों का क्या हुआ होगा? पालन हुआ होगा। और ध्यान से समझना, तत्वों के आपस में संयोग से जब कोई नया यौगिक बनता है, तो जिन नियमों का हम लोग क्या करते हैं, इनके संयोग में जिन नियमों का पालन किया जाता है, उन नियमों को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक संयोग के नियम। क्या बोलते हैं? रासायनिक संयोग के नियम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान समझना, तत्वों के आपस में संयोग से यौगिक का बनना कितने नियम के ऊपर आधारित रहता है? 5 नियम के ऊपर। कितने नियम? 5 नियम के ऊपर आधारित रहता है। और इन नियमों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक संयोग के नियम। क्या बोलते हैं? रासायनिक संयोग के नियम। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? रासायनिक संयोग के नियम किसे कहते हैं बताइए करके। तो क्या बोलोगे? जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वे कुछ नियमों का क्या करते हैं? पालन करते हैं, और इन्हीं नियमों को हम लोग रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, सबसे पहला जो नियम रहता है, पहले नियमों को नाम याद रखो। सबसे पहला जो आपका नियम रहता है, ये नियम होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सबसे पहला नियम क्या है आपका? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम लोग पदार्थ की अविनाशिता का नियम। पदार्थ की अविनाशिता का नियम। क्लियर है? दूसरा जो नियम रहेगा वो नियम रहता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा होगा आपका कौन सा नियम? पहला नियम तो द्रव्यमान संरक्षण, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम होगा आपका कौन सा? चलो बताओ। ठीक है, तीसरा नियम होता है आपका गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। चौथा है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और सबसे लास्ट है 5वां गे-लुसाक का आयतन संबंधी नियम। आयतन संबंधी नियम। क्लियर है? तो टोटल कितना नियम हो गया आपका? 5 नियम। क्लियर है? सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ की अविनाशिता का नियम। दूसरा होता है आपका स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा गुणित अनुपात। चौथा व्युत्क्रम अनुपात। और 5वां है गे-लुसाक का आयतन संबंधी नियम। शुरुआत के जो ये 4 नियम होते हैं, ठीक है ना, ये कोई भी तत्व के भारात्मक संबंध दिखाते हैं, द्रव्यमान से रिलेटेड होते हैं। भारात्मक संबंध प्रदर्शित करते हैं। और ये जो नियम रहता है, ये गे-लुसाक का नियम, ये कैसा नियम रहता है? आयतन संबंधी नियम होता है। कैसा नियम है ये? आयतन संबंधी नियम है। क्लियर है? चल, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझना, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इनका जो निर्माण रहता है कितने नियमों के आधारित रहता है? 5 नियम।
इन पांचों नियम को रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें जो शुरुआत के 4 नियम हैं वो आपस में भारात्मक संबंध दिखाते हैं और अंतिम नियम किससे रिलेटेड होता है? आयतन से रिलेटेड होता है। ये 5 नियम निम्न है। सबसे पहला क्या लिखोगे? द्रव्यमान संरक्षण नियम। दूसरा क्या लिखोगे? स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा क्या लिखोगे? आपका क्या लिखोगे? तीसरा क्या है? गुणित अनुपात का नियम। चौथा क्या है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और पांचवा क्या है? गेल-उसाक का आयतन संबंधी नियम। क्लियर है? कितना नियम हो गया? 5 नियम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसका? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ध्यान दें क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, चलो हेडिंग डालो। सबसे पहले हेडिंग डालो। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? ध्यान से समझना। ध्यान दो, इसको दिया था लेवोजिए नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया है? लेवोजिए नामक वैज्ञानिक ने। क्लियर है ना? लेवोजिए नामक वैज्ञानिक ने दिया है ये नियम। और ये क्या बोलते हैं? ध्यान से समझना। जब दो तत्व आपस में, ठीक है, दो तत्व आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं? कोई यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उनका यौगिक बनाने से पहले का द्रव्यमान और यौगिक बनने के बाद का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर रहता है। जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण किए? CO2 का निर्माण किया। क्लियर है? तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 है तो 32। कितना होता है? 32। तो दोनों को जोड़ो तो कितना आ गया? 44 आ गया। कितना आ गया? 44। और इसका परमाणु भार निकालो तो कार्बन का होता है कितना? 12 और इसका कितना है? 32। तो कितना आ गया? 44। तो देखो, यौगिक के बनने के पूर्व द्रव्यमान और यौगिक बनने के बाद का द्रव्यमान क्लियर है? क्या है? समान। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यानी कि कोई रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले यौगिक का यौगिक बनने से पूर्व का द्रव्यमान और यौगिक बनने के बाद का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एग्जाम्पल करके इसको लिखो। क्लियर है? एग्जाम्पल रखना, याद रखना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अच्छा ऐसा हुआ, ध्यान से समझना। ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। जब द्रव्यमान का लॉस होगा तो कुछ ना कुछ ऊर्जा का भी तो लॉस होगा। चलो ये बोलो, सॉरी, द्रव्यमान तो संरक्षित रहता है लेकिन ऊर्जा संरक्षित रहेगा क्या? नहीं। कोई पदार्थ टूट क्यों रहा है? क्योंकि वो हायर स्टेट से क्या आ रहा है? लोअर स्टेट में आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो कुछ ना कुछ क्या होगा? एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। समझ आ रहा है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम लोग पूरी तरीके से ये जो बोला गया था उसको हम लोग क्या सही मान सकते हैं क्या? नहीं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को एक प्रकार से और लिखते हैं। द्रव्य न तो उत्पन्न होता न तो नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण कर रहे थे, सेम टू सेम। क्लियर है? तो ऐसे करके भी नियम को लिखते हैं। तो इसमें क्या परिवर्तन लाएगा? ध्यान समझना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या बोला कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ मात्रा में ऊर्जा का हानि होता है। ठीक है, तो वो क्या बोला? किसी भी निकाय के द्रव्यमान तथा ऊर्जा का कुल योग, द्रव्यमान तथा ऊर्जा का कुल योग क्या रहता है? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। तो ये वाला जो परिभाषा दिया गया, कोई भी निकाय है तो उसके द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का जो टोटल योग होगा वो सदैव क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। यह है आधुनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? आधुनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? भूलोगे क्या इसको? नहीं। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ आया? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा नियम पढ़ डाले? आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट देखें, दूसरा अब नियम शुरुआत करेंगे हम लोग किसका? स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम है आपका क्या? स्थिर अनुपात का नियम। इसको प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अनुसार क्या था? ध्यान समझना। कोई भी जो रासायनिक संयोग से बनने वाला यौगिक है, ठीक है ना, रासायनिक संयोग से बनने वाले यौगिक में उनके अवयवी तत्वों का भार, उनके अवयवी तत्वों के भार का अनुपात, के भार का
अनुपात सदैव स्थिर रहता है। सदैव क्या रहता है? स्थिर रहता है। समझने का कोशिश करो, ठीक है, ध्यान से समझना। मैं पानी ले रहा हूँ H2O, चाहे वो पानी किसका हो, नल का हो, चाहे वो पानी कहाँ का हो, तालाब का हो, समझ आ रही है, चाहे वो पानी कहाँ का हो, नदी का हो, ठीक है ना, कोई भी जगह से मैं पानी लिया, ठीक है। तो ये जो पानी है तो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये भी किससे बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये भी किससे? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। यहाँ पास देखो इसका अनुपात 2:16 होगा। हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का भार 1, 2 है तो 2, क्लियर है। और ऑक्सीजन का कितना? 16, तो 2:16, 2:16। और ये क्या होगा? 2:16, 2:16। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मैं कोई भी, ध्यान समझना, रासायनिक संयोग से बनने वाला जो यौगिक है उसमें जो उसका अवयवी तत्व है उसका अनुपात सदैव क्या रहता है? निश्चित, चाहे वो किसी भी माध्यम से क्यों ना लिया गया हो, क्लियर है। तो यानी कि जो एक अनुपात क्या है? 8 है, 1:8 या 1:8, 2 8 16 जी, क्लियर है कि नहीं? तो वो क्या रहता है? सदैव, और सदैव क्या रहता है? स्थिर रहता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम, क्लियर है कि नहीं? क्या बोल रहा हूँ? रासायनिक संयोग से बनने वाले यौगिक, H2O बना है रासायनिक संयोग से, ठीक है। तो उसमें अवयवी तत्वों के भार, अवयवी तत्व क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तो उसका जो भार का अनुपात रहता है वो सदैव और सदैव क्या रहता है? स्थिर रहता है। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? नियम, स्थिर अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। यहाँ तक क्लियर है? एग्जाम्पल लिखो जल्दी से। समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाते हैं, तीसरा नियम देखते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा नियम है आपका कौन सा नियम? गुणित अनुपात का नियम। एक मिनट रुको ना, कौन सा नियम? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या बोलते हैं? ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। गुणित अनुपात का नियम, तीसरा नियम क्या है आपका? गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने। किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने। यहाँ तक क्लियर है? किसने दिया है ये नियम? जॉन डाल्टन ने। चलो, ये नियम क्या बोलते हैं? ध्यान से समझना, ठीक है। जब, ध्यान समझना, दो तत्व, ठीक है, आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से क्या करता है? संयोग करता है, जो कि परस्पर सरल अनुपात में होता है। जो परिभाषा दिया हूँ उसको समझाऊंगा मैं। क्या बोल रहा हूँ? देखो, जब दो तत्व आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, जो कि परस्पर निश्चित सरल अनुपात में होते हैं, जो कि परस्पर सरल अनुपात लिख सकते हैं, जो कि परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। क्लियर है? चलो समझने का कोशिश करें। जैसे कि दो तत्व है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके, ठीक है ना, क्या बना सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके CO2 भी बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास कैसे हुआ है? हाफ O2 किया, और यहाँ पास डायरेक्ट क्या जोड़ा हूँ? O2 जोड़ा हूँ। क्या जोड़ा हूँ? O2 जोड़ा हूँ। तो देखो, एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से क्या किया? संयोग किया। क्लियर है ना?
एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान। ये 2 और ये 2 कट गया तो एक ऑक्सीजन बस बचा, मतलब इसका द्रव्यमान कितना है 16 और इसका द्रव्यमान कितना है 32। कितना है 32। अरे इसका कितना रहता है 14 सॉरी 12 जी, कितना 12 और इसका भी कितना 12। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ क्या करता है, जब संयोग करते हैं तो वो परस्पर सरल अनुपात में रहता है। देखो ये 16 कम 16, 16 दूनी 32, तो 1:2 है, जो कि क्या है एक प्रकार का सरल अनुपात है। क्या है सरल अनुपात। और इसी नियम को ही हम लोग बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। समझ आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। जब दो तत्व आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ क्या करता है संयोग करता है, जो कि परस्पर क्या होते हैं सरल अनुपात में होते हैं। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ नाइट्रोजन है और क्या है आपका ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 28। कितना होता है 28। ध्यान समझना, मैं अलग अलग टाइप का यौगिक बना सकता हूँ ना। कैसे कैसे देखो 16 करता हूँ, 32 करता हूँ, 16 कम 16 32, 16 N2O3 48 ऐसे कर देते हैं। और 16 चौक 64 और 16 पंचे 80। क्लियर है। ये नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो 28 है, 28 है, 28 है और ये 28 है। ध्यान से समझने का कोशिश करना। सबसे पहला जो यौगिक बना होगा वो कैसा हुआ होगा N2O और ये कैसा हुआ होगा N2O2। एक नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, तो 2 है तो कितना होगा 28। तो देखो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान रखो और दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान आपस, ये N2O बना, ये N2O2 बना, ये क्या बनेगा N2O3। ये क्या बनेगा, अरे एक ऑक्सीजन का 16 रे, 2 ऑक्सीजन है तो 32, 3 हो गया तो 48 और ये क्या हो गया 4, और ये क्या हो जाएगा N2O5। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। तो ध्यान से देखो ये N2O, अच्छा ये N2O4 को और हम लोग क्या लिख सकते हैं NO2 लिख सकता हूँ। क्या मैं क्या लिख सकता हूँ NO2, 2 एकम 2 दूनी 4, NO2 लिख सकता हूँ ना। अच्छा इसको देखो तो NO करके भी तो लिख सकता हूँ। क्या समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। तो वही बोल रहा हूँ, ध्यान समझना। जब एक तत्व का, ध्यान समझना, जब दो तत्व आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ क्या करता है संयोग करता है, जो कि परस्पर सरल अनुपात में होता है। देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंचे। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह 1:2, 3:4, 4:5 ऐसा करके हुआ, जो कि परस्पर कैसा अनुपात है सरल अनुपात। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। अच्छा N2O को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। NO को हम लोग बोलते हैं क्या नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ये N2O3, N2O3 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। क्या बोलोगे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसको क्या बोलोगे डाई नाइट्रोजन। 4 ठो को क्या बोलते हो जी टेट्रा, क्या बोलते हैं टेट्रा ऑक्साइड। इसको क्या बोलोगे डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। क्लियर है। नाम याद रखना, ये एग्जाम्पल याद रखना, बहुत ज़्यादा MP एग्जाम्पल है। ऐसा करके आएगा एग्जाम्पल कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उदाहरण द्वारा गुणित अनुपात के नियम को समझाइए। तो नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड बनाए 5 ऑक्साइड। क्लियर है ना। और ऐसे ही दिमाग लगा करके बनाना, जिस क्रम में मैं बनाया हूँ वैसे ही बुक के हिसाब से मत बनाना, थोड़ा आगे पीछे दे दिया। ठीक है चलो जल्दी 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 करो।
चलो हो गया क्या? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कौन सा नियम? अब चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। कौन सा नियम पढ़ेंगे आप? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, चौथा नियम लिखो, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। एक मिनट, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। चौथा नियम हो गया आपका क्या? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या होता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम? ध्यान समझना, जब दो या दो से अधिक तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, देखो, जब दो या, पहले लिख लेते हैं, दो या दो से अधिक तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान या तो दोनों तत्वों के संयोग से बने यौगिक, तो पहले दोनों तत्वों के संयोग से बने यौगिक का द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होगा जिसमें वे संयोग करते हैं या उनका कोई सरल गुणक होगा, चल समझने का कोशिश करते हैं इसको। ये नियम क्या बोलता है? उदाहरण से ही समझ आता है ना, ये वर्डिंग बाद में समझ आता है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल दिया था गुणित अनुपात का, तो एग्जांपल से अच्छे से समझ आता है वर्ड। क्लियर है? देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, जब दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है ना, आपस में क्या कर रहे हैं? संयोग कर रहे हैं। ध्यान समझो, कार्बन है, एक है आपका क्या, किसको ले लेते हैं, कार्बन है और सल्फर है, और वो किससे संयोग करता है? ऑक्सीजन से। ध्यान समझना, कार्बन है वो भी ऑक्सीजन से संयोग करता है, सल्फर है वो भी ऑक्सीजन से संयोग करता है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जब ये इसके साथ संयोग करता है तो क्या बनाता है? SO2 बनाएगा। क्लियर है कि नहीं? और ये जब संयोग करेगा तो क्या बनाता है? कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइसल्फाइड। ध्यान से समझने का कोशिश करते, यहाँ तक क्लियर है? तो जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग किया, कार्बन का भार कितना है जी? 12, ऑक्सीजन का कितना है? 32, 16 दूनी 32। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर सल्फर का कितना होता है? सल्फर का 16, और इसका कितना होता है? 32। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पास कार्बन का देखो 12, और इसका कितना होता है? सल्फर का, एक सल्फर का कितना होता है? 32, 2 होता है तो 64। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, परमाणु भार होता है 32, 2 सल्फर है तो कितना होगा? 64। कितना होगा? 64। अब ये नियम क्या बोलता है? देखो, जब दो या दो से अधिक तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, दो या दो से अधिक, देख 2 तत्व है और एक तीसरा तत्व किससे? ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? संयोग कर रहे हैं, और संयोग करके क्या बना रहा है? कोई यौगिक बना रहा है। ये बनाया CO2 और ये क्या बनाया? SO2। तो ये जो दोनों तत्व मिल करके फिर ये दोनों तत्व आपस में मिलेंगे, और ये यदि कोई यौगिक बनाता है तो इनका सरल अनुपात होता है। इनका सरल अनुपात देखो, जैसे कार्बन है, इसमें का किसको लिया है? वो कार्बन, और इधर का किसको लिया है? वो सल्फर। 12:64 है। क्या है? 12:64। ये देखिए यहाँ पास का जो, ध्यान से समझना, कैसे बताऊँ तुम लोगों को, ठीक है? ये 32 समझने का कोशिश करो ना, मैं कैसे बताऊँ। कार्बन और सल्फर का अनुपात निकालो, कार्बन अनुपात सल्फर का। किसका अनुपात बोल रहा हूँ मैं? कार्बन और सल्फर का। कार्बन और सल्फर का अनुपात निकालो, कार्बन का आएगा कितना? 12, और सल्फर का अनुपात कितना आएगा आपका? सल्फर का कितना आएगा? 1 मिनट रुको ना, मैं कुछ गलत किया हूँ जी। अरे यार, यहाँ पास गलत किया था। एक सल्फर का कितना होता है? 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16,
तो 2 है तो 32, ऐसा है ना, 32:32, ये करना था, सॉरी माई मिस्टेक, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या होगा, चलो बताओ, कार्बन का कितना आया 12 और सल्फर का कितना 64, क्लियर है ना। यानी कि ध्यान समझना, 64 किसका सरल गुणक है, 32 का, 32 दूनी 64, 2 और 12 का 12, जैसा है वैसे, यानी कि ये वाला कार्बन ये देखो, तो इसका 12 आया और इस सल्फर का कितना आया 32, कार्बन और ये सल्फर, या तो 32 आया रहता डायरेक्ट, या तो उसका कोई सरल गुणक, तो 32 दूनी क्या आ गया 64, इसका कार्बन का 12 आया और इसका क्या आया 64 आया। और एक एग्जांपल से समझे क्या, और ज़्यादा अच्छे से समझेगा, समझ आ रहा है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग किसका, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। एग्जाम्पल को भी हम लोग को डील करना रहता है ना, कार्बन है, ऑक्सीजन है और क्या है आपका हाइड्रोजन। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में निश्चित अनुपात में मिला तो CH4 बनाया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिला तो क्या बनाया H2O बनाया, क्या बनाया H2O। और ये जो तुम्हारा क्या है कार्बन और सॉरी एक मिनट ना, और ये जो हमारा क्या क्या है कार्बन और ऑक्सीजन वो आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा CO2 बनाएगा, क्या बनाया CO2। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 12:4, इसका बताओ, ठीक है 2:16, 2:16। अब यहाँ से कार्बन है वो क्या रहेगा 12 और एक ऑक्सीजन का 16 और 2 है तो 32, 12:32। तो ये जो अनुपात आता है इसका क्या होगा सरल अनुपात, इसमें ऑक्सीजन कितना है 16, इसमें कितना है 12, तो 12 है और 16 दूनी 32, तो सरल गुणक ही है ना। समझ आया कि नहीं आ रहा है समझ, इसमें का ऑक्सीजन और इसमें का ऑक्सीजन या तो उनका अनुपात क्या होगा समान होगा या तो उसका सरल गुणक होगा। समान है 12 है और ये क्या है 12, या तो इसका सरल गुणक 16 दूनी 32। समझ आया कि नहीं। तो ये है आपका कौन सा नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो इसी को समझो। अब वर्ड को समझो, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक, ध्यान से समझना ना क्या बोल रहे हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक किसी तीसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमान से क्या करते हैं संयोग करते हैं, हाइड्रोजन का 4 और यहाँ पर 2 संयोग किया, ठीक है। तो पहले दोनों तत्वों के संयोग से बने यौगिक, पहले दोनों तत्वों के संयोग से बना यौगिक, ये है पहले दोनों तत्व संयोग से बना यौगिक। इसका जो द्रव्यमान रहेगा वो उसी अनुपात में होता है जिसमें ये आपस में क्या किए रहते हैं संयोग, ये दोनों आपस में क्या किए रहते हैं संयोग, या तो फिर इनका क्या होता है कोई सरल गुणक होता है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। अभी एग्जाम्पल को एक बार अच्छे से देखना, क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। सबसे लास्ट और आपका कौन सा नियम, 5वां नियम जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा नियम है अब, गेल-ऊसाक का नियम। कौन सा नियम है, गेल-ऊसाक का नियम, ठीक है। चलो ये लिख लिए थे ना, ठीक है। गेल-ऊसाक का नियम जो रहता है आयतन से रिलेटेड रहता है। अभी तक जितना भी देख रहे थे तुम लोग किसको देख रहे थे, परमाणु भार को देख रहे थे। गेल-ऊसाक का नियम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना, जब गैसें आपस में क्या करेंगे सहयोग करेंगे, ठीक है ना। 5वां चलो मिटाते हैं, 5वां है गेल-ऊसाक का नियम। गेल-ऊसाक नामक वैज्ञानिक ने दिया है, उस कारण इसको बोलते हैं गेल-ऊसाक का नियम। किससे रिलेटेड है, आयतन से रिलेटेड है। किससे है ये, आयतन से। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ध्यान से समझना, गेल-ऊसाक का नियम, जब गैसें क्या करती हैं आपस में संयोग करेंगी, जब गैसें क्या करती हैं आपस में संयोग करती हैं, आपस में रासायनिक संयोग करती है, संयोग करती है, ठीक है। जब गैसें आपस में क्या करती है रासायनिक संयोग करते हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है, तो उनके आयतनों में क्या होता है सरल अनुपात होता है, अनुपात होता है। यदि रासायनिक संयोग से बना तत्व भी गैसीय हो, संयोग से बना तत्व भी क्या हो, गैस ही हो, तो उसका आयतन